तो दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है और इसकी वजह वायरस के इंडियन स्ट्रेन को बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ब्रिटेन वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन अब तक इस बात के बहुत कम सबूत मिले हैं कि ये ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज्यादा घातक है। एक और अच्छी बात यह है कि भारत में लगाई जा रही वैक्सीन इस पर कारगर है और कोविड का B1617 वेरिएंट, जिसे डबल म्यूटेंट या इंडियन स्ट्रेन कहा जाता है, वो महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिला है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के कई शहरों में जीनोम सीक्वेंसिंग किए गए, जिनमें आधे से ज्यादा सैंपल में B1617 वेरिएंट मिला है। वहीं मार्च के दूसरे हफ्ते में यूके वेरिएंट की हिस्सेदारी 28% थी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह खुलासा किया था और यह स्ट्रेन पिछले साल नवंबर में पहली बार सामने आया था। इसके बाद से यह 20 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, यानी कहा जा रहा है कि दुनिया के 20 देशों में कोरोना का यह इंडियन वेरिएंट पहुंच चुका है। हालांकि बता दें कि भारत के 24 राज्यों में यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट्स मिले हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हाहाकार है दूसरी लहर की वजह से। दरअसल उसके लिए इंडियन स्ट्रेन जिम्मेदार है और वायरस कम खतरनाक है, लेकिन अभी तक 20 देशों में इसने अपना कब्जा जमा लिया है और इसके अलावा भी यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट्स भी मिले हैं। और जो अच्छी बात है, जो सकारात्मक पक्ष है, वो ये कि जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है वो इस स्ट्रेन के रोकथाम के लिए कैपेबल है, असरदार है पूरी तरीके से। तो इंडियन स्ट्रेन की वजह से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा इस स्ट्रेन को पाया गया है। जो जांच हुई है, वायरस का ये जो इंडियन स्ट्रेन है वो किस तरह से फैल रहा है, कितना घातक है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब इस ओर जितनी भी रिसर्च और स्टडीज होगी, अब वो इस ओर होगी इंडियन स्ट्रेन को समझने के लिए। जो सबसे सकारात्मक पक्ष है, पहलू है, वो ये है कि जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है इस वक्त वो कारगर है इस स्ट्रेन पर। लेकिन जो इसका खतरनाक पक्ष है कि बड़ी तेजी से ये फैल रहा है और अभी तक 20 देशों में ये वेरिएंट फैल गया है। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ रहा है, उनके साथ इंडियन स्ट्रेन को समझने की कोशिश करेंगे। कितना घातक है ये, क्या कुछ कर सकते हैं इससे बचने के लिए। पहले वाले अगर हम कोरोना को देखें तो उससे उसका कंपैरिजन भी समझेंगे और साथ ही जो बाकी स्ट्रेन है यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, उससे भी कंपैरिजन करेंगे। बीएस अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार हम डिस्कशन अपने चैनल पर ला रहे हैं इस नए स्ट्रेन को समझने के लिए, कोरोना के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने के लिए, खास तौर पर पैनिक से लोग कैसे बचें। अभी जो हम इंडियन स्ट्रेन की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर अग्रवाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बीएस सिरवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर सिरवाल जी, डॉक्टर सिरवाल, इंडियन स्ट्रेन के बारे में हम यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये फैल रहा है, ये अगर हम पहले के कोरोना के वर्जन को देखें उससे किस तरह से अलग है ये? देखिए, जब महाराष्ट्र में पहली बार ये सामने आया, जो डबल स्ट्रेन जिसको हम कह रहे हैं B1617, तो उस वक्त यही पाया गया ये एज कंपेयर टू लास्ट या नोवल स्ट्रेन कोविड, ये घातक कम, लेकिन सेम टाइम पे ये पाया गया है इन्फेक्शस बहुत ज्यादा है जी। इसका जो एक आदमी से दूसरे आदमी के फैलने के चांस से पहले हम कहते थे कि एक्सपोजर जो है 15 मिनट है ना मास्क, तो चांसेस है कि आप जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोविड का संक्रमण हो सकता है। लेकिन अभी इसमें ये आ रहा है
ये इवन 1 मिनट का जी अगर बिना मास्क के है तो वो इतनी जल्दी फैल सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। तो इसलिए इसका जो संक्रमण फैल रहा है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए ज्यादा संख्या आपने देखा होगा कि पेशेंट, अगर एक पेशेंट है तो उनके परिवार में जी बहुत जल्दी से दूसरे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं और अगर उचित कदम नहीं उठाए जाते तो वो पूरे एरिया में फैलता है। तो इसलिए यानी आप कह रहे हैं कि उचित कदम उठाना बेहद जरूरी है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है। और डॉक्टर सुनीला गर्ग भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार और धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सुनीला, आपके पास आते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने वेरिएंट पहले हमारे देश में आ गए थे, यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद जो ये महाराष्ट्र और दिल्ली के इलाके में बताया जा रहा है कि ये इंडियन स्ट्रेन है, इसको कैसे कंपेयर कर रही हैं आप? क्या ये घातक है इन बाकी तीनों स्ट्रेन से जो विदेशों से आए? देखिए, जितना ज्यादा म्यूटेशन होगा, यानी कि सिंगल म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं कि डबल म्यूटेशन स्ट्रेन, जो कि बेसिकली 440K विच इज विच इज लाइक 480K। तो ये जो स्ट्रेन है जैसे 1.617 डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, जो कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, जर्मनी, नामीबिया और साउथ पाया गया। अब फर्क क्या है? बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को लोअर करता है। मैं सुनीला जी आपके पास आ रही हूँ, आवाज बेहतर तरीके से आपकी नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि कंपेयर किस तरह से करें? क्या ये ज्यादा घातक है यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट से? जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे पहले ये सवाल उठाया था कि हमें पता नहीं है कि ये जो सेकेंड वेव है इसमें कोरोना का जो न्यू स्ट्रेन है उसका कितना रोल है, बट अब ये सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि पहले महाराष्ट्र के 61% पॉजिटिव सैंपल में ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन या जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि E484Q और L452R, अब जो है इसके बाद बंगाल में जो ट्रिपल म्यूटेंट स्ट्रेन, जैसे 3 म्यूटेशंस के साथ जो स्ट्रेन पाए गए, तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रांसमिसिबिलिटी में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बहुत रैपिडली फैलने वाला वायरस है और इसकी तुलना आप ब्राजीलियन पी वेरिएंट से कर सकते हैं। जहां तक यूके वेरिएंट की बात है, यूके वेरिएंट से ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है और अभी जो डेटा आ रहे हैं फैटलिटी के, उसको मैं नहीं मान रहा हूं। मुझे लग रहा है, जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लग रहा है कि इस म्यूटेंट स्ट्रेन में लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन हो रहा है और शायद ही कोई ऐसा है जिसको थोड़ी सी भी, जिसका फीवर 2-3 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, उनके सीटी स्कैन जो चेस्ट का करा रहे हैं उसमें लीजन्स आ रहे हैं। तो ये खतरनाक स्ट्रेन है और इस बहुत जल्दी फैलने वाला स्ट्रेन है। 1 आदमी से 30 आदमी के संक्रमण होने की संभावना है और ये ट्रिपल म्यूटेंट का भी ब्लास्ट जो अभी शुरू होगा बंगाल में, वो भी बड़ा चिंताजनक होगा। अभी जो कंसोर्टियम हमारे यहाँ जो बनी थी, जेनेटिक कंसोर्टियम, दिसंबर में, उस समय हमने बहुत रफ्तार से जेनेटिक सर्वेलेंस या जेनोमिक असेसमेंट किया नहीं। अभी ये बहुत हाई टाइम रिक्वायरमेंट है कि हम जेनोमिक सर्वेलेंस करें जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, क्योंकि RT-PCR तो कामयाब है, क्योंकि RT-PCR से जो पॉजिटिव है उसी से ये नया स्ट्रेन डिराइव हो रहा है या नया स्ट्रेन हम देख रहे हैं। जहां तक वैक्सीन की बात है, वो इफेक्टिव है। वैक्सीन को जितना जल्दी हो लोगों को लगाया जाए। कोई और RT-PCR टेस्ट पर भी आना चाहती हूँ इस इंडियन स्ट्रेन को लेकर, और हमारे साथ डॉक्टर अंजार भी जुड़ गए हैं। ये मुझे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल पूछा गया है कि RT-PCR टेस्ट में अगर न्यू स्ट्रेन के बारे में जांच में नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या हमें और ज्यादा शोध और अध्ययन की ओर अब बढ़ने की जरूरत है डॉक्टर अंजार? इस अध्ययन से पहले इन सब चीजों से बचाव की जरूरत है। जैसे जैसे हमारे देश में परेशानी और फैलाव हो रहा है और ये महामारी चल रही है, सबसे पहले हमें इससे बचाव की जरूरत है। और RT-PCR टेस्ट में किसी भी टेस्ट के लिए एक्यूरेसी नहीं है। RT-PCR 50 से 60% इफेक्टिव है। उसके बाद हमें इस चीज को पहचानने के लिए सिम्टम्स से पहचानना होगा। फीवर, कफ, थ्रोट पेन, बॉडी एक अगर हमें है तो हमें पहले सेल्फ क्वारंटीन करना होगा खुद को। हमें ओरल मेडिकेशन घर पे लेकर रहनी होगी। उसके बाद अगर RT-PCR टेस्ट भी निगेटिव आता है तो हमें सीटी स्कैन की तरफ जाना होगा मैम।
ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हमें टेस्ट के लिए अब इंतजार करने की जगह सिम्टम्स को पकड़ने की जरूरत है। बीएल शर्मा जी, ये बताइए कि इंडियन स्ट्रेन का सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो क्या है, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस इंडियन स्ट्रेन के सिम्टम्स को समझना चाहेंगे। क्या वो सिम्टम्स है जिनको देखने के बाद टेस्ट पे डिपेंड ना होकर पहले ही खुद को आइसोलेट करें? डॉक्टर शेरवाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं आती हूं आपके पास। डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज कौल जी, इंडियन स्ट्रेन के जो सिम्टम्स हैं वो पहले की तरह हैं या इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स ऐसे हैं जिसे अगर हम समझें तो आरटीपीसीआर टेस्ट पे डिपेंड होने से पहले ही मरीज जो हैं वो खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है, अलर्ट होने की सिचुएशन है। हेलो, धीरज जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो ऑडियो इशू है उसे तुरंत सॉल्व आउट हम करें। मैं आप ही से रुक कर लेती हूँ। सुनीला जी, क्या सिम्टम्स को लेकर कुछ और आप बता पाएंगी कि इंडियन स्ट्रेन के सिम्टम्स अलग हैं? डेफिनेटली मैं बताना चाहूंगी कि जो आपके सिम्टम्स हैं इसमें बहुत सीवियर, यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस भी हो सकती हैं, परंतु बहुत हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है और साथ में रैशेस भी आ सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सीवियर स्ट्रेन है एज ऑफ नाउ, इसीलिए आरटीपीसीआर की पकड़ में भी नहीं आता करके, तो ये इसीलिए हमें आरटीपीसीआर टेस्ट को भी दोबारा देखने की जरूरत है ताकि फिर हमारी सेंसिटिविटी बनी रहे करके, बहुत जरूरी है करके, क्योंकि ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बहुत सारी कंट्रीज में मिला है। तो इससे बहुत जरूरी है कि इसमें हम जल्दी शोध करें और हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट भी करें, नहीं तो हमारा वैक्सीनेशन इसके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये इसके पीछे क्या रीजन है, मैं ये समझना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज कुमार, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही हमारे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देना बहुत जरूरी है, वरना किस तरह के म्यूटेंट आएंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर वैक्सीन कितना कारगर होगा, ये भी एक सवाल है। ऐसी कई खबरें हैं, इस पर आप जरूर प्रकाश डालिए कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी कराना क्यों जरूरी है। जितना ये होस्ट से गुजरेगा उसमें म्यूटेशन की संभावना उतनी बढ़ती जाती है। अभी तक जो हमने 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का तो ट्रायल भी आ गया कि ये जो इंडियन म्यूटेंट हैं या जो म्यूटेंट वेरिएंट्स हैं उस पे ये कामयाब है। तो हम जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन बढ़ेगा और ये वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाएगा, उसमें उतना म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। अभी तक बोलते हैं कि इंडिया में 7000 म्यूटेंट्स हैं, उसमें जो म्यूटेंट्स जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो कम है, लेकिन जो आइसोलेट हुए हैं, जो B1617 या B618 जो है, जो डबल और ट्रिपल म्यूटेंट्स है, उसमें अभी तक वो वैक्सीन कारगर है। तो अगर हम जल्दी दे देंगे, फर्दर कोई म्यूटेशन आया, अभी जो भी म्यूटेशन हो रहा है वो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हो रहा है, अगर कुछ मेजर जिसको एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं वैसा कोई म्यूटेशन आ गया तो शायद ये जो पुरानी वैक्सीन है वो नाकामयाब हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ही रैपिड पेस के साथ मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना चाहिए। बिल्कुल, हमारे पास वक्त जो है वो बहुत ही क्रूशियल है, उस वक्त का सही इस्तेमाल हमें जल्द से जल्द करना होगा इस वायरस को हराने के लिए। डॉक्टर धीरज कौल है हमारे साथ, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धीरज कौल जी, इंडियन पॉपुलेशन में जिस तरह से ये इंडियन स्ट्रेन फैल रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? विदेशों में जो स्थिति है कोरोना की, उससे आप इंडियन सिचुएशन को कैसे कंपेयर कर रहे हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। और जैसे अभी मैं आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, मैं एक्चुअली इस कंसर्न को पिछले साल अक्टूबर नवंबर से रेज कर रहा हूँ 2020, क्योंकि जो भारत में हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उठती देखी, उस वजह से, जैसे कि रैलीज, प्रोटेस्ट और रिलीजियस गैदरिंग, उस वजह से वायरस बहुत तेजी से नई बॉडीज के अंदर मल्टीप्लाई हुआ। वेरिएंट्स आए भी, जो यूके स्ट्रेन है उससे डबल वेरिएंट हमने देखा निकलता हुआ, और अब ट्रिपल वेरिएंट, और अब देखने में आ रहा है क्वाड्रुपल वेरिएंट भी आइडेंटिफाई हो सकता है। लेकिन भारत के अंदर जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसकी मात्रा बहुत बहुत कम है। और तीसरी चीज जो शायद मैं ऐड करना चाहूंगा, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी गुड जो बोला गया, उसमें ये है कि जो यहाँ पे हम यूएस में देखते हैं
कि हम तकरीबन 50 से 100 सैंपल में से एक जीनोमिक सीक्वेंस में यूज करते हैं, खासतौर पे ऐसी जगह जहां पे तेजी से स्पाइक हो रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी एज ऑफ टुडे, येस्टरडे एक पेशेंट एडमिट हुआ है आईसीयू में जो इंडिया से फ्लाई किए थे, उनके अंदर हमने डबल म्यूटेंट देखा और बहुत सिक हो चुकी है लेडी। सो यहाँ पे जो वैक्सीन एस्केप होता है कि अगर क्या हमारी सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो ये म्यूटेशंस हैं क्या वैक्सीन को नाकारगर बना देंगी। एज ऑफ नाउ अभी तक फिर भी वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से वायरस चेंज हो रहा है उतनी स्पीड से अगर हम अपनी वैक्सीन को अपडेट नहीं करेंगे, और वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम जीनोमिक सीक्वेंस करके रैंडम चेंजेस नहीं देखेंगे और देखेंगे कौन से चेंजेस एस्केप कर रहे हैं वैक्सीन को। और जो नई वैक्सीन की खेप आएगी सितंबर में 2021, वो डबल वेरिएंट को भी और ट्रिपल वेरिएंट को भी और तेजी से कवर करेगी। लेकिन हर साल नए चेंजेस आएंगे और हर साल इस वैक्सीन का हमें अपडेटेड बूस्टर लगाना ही पड़ेगा। फाइजर, मॉडर्ना, J&J और एस्ट्राजेनेका, चारों कंपनीज इस पे बहुत तेजी से काम कर रही है। और नोवावैक्स की एक नई वैक्सीन जो बनने वाली है उसके अंदर डबल और ट्रिपल वेरिएंट पे भी काम हो रहा है। तो ये मानवता के लिए बहुत खतरनाक घंटी है, इसलिए आप पूरा विश्व देख रहे हैं, भारत पे फोकस्ड है कि हमें से चेन को तोड़ना पड़ेगा ताकि कम से कम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस और वैक्सीन एस्केप हो। ये पूरी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है मानवता पे, इसलिए हमें सबको मिलकर काम करना है। एक और अहम सवाल है मेरा, जिस तरह से वायरोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं वो कि कितने वक्त में कितने पॉपुलेशन को ये इफेक्ट करेगा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो स्टडीज आप लोगों के नोटिस में आया है, कितना वक्त भारत के पास है? क्योंकि वैक्सीन को लेकर हमारी सरकार बहुत गंभीर है, कोर्ट में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से आप इसको करेंगे। एक कलेक्टिव मेजर जो है वो लिया जा रहा है बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर। कितना वक्त आप देते हैं भारत को कि अगर इतने वक्त में वैक्सीन लग जाए तो एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एक चीज समझाता हूं कि जो वायरस है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है। हमें वायरस से तेज भागना है। क्यों? क्योंकि अगर वायरस हमारी आबादी को पकड़ लेगा इससे पहले कि हम उस आबादी को वैक्सीनेट करें, तो आबादी को वायरस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और अगर आबादी को वायरस के थ्रू गुजरना पड़ेगा तो कई हाई कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ, और अब डबल और ट्रिपल वेरिएंट में हम हेल्दी यंग लोगों को भी इफेक्टेड देख रहे हैं, जो हमने अमेरिका में नहीं देखा, जो हमारा एक खतरे की घंटी है। जब वो आबादी उससे गुजरेगी तो कई लोग मरेंगे और पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे चरमरा जाएगा, जो भारत में दिख रहा है आज की। कोई भी दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतने नंबर्स को टैकल इमीडिएटली नहीं कर सकता। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, भारत में अभी भी 2% से कम लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। फुली वैक्सीनेटेड होने के 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी मिलती है। और अगर आप कैलकुलेशंस की बात करें, क्योंकि मैं तकरीबन मोस्ट ऑफ द स्टडीज फॉलो करता हूं, मैं डाटा माइनिंग में भी हूं हेल्थ केयर की, तो मैं आपको ये बता दूं, आज की डेट में भी भारत का R0, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आज लोग 100 इन्फेक्टेड हैं और कल दोबारा नए 100 इन्फेक्टेड हुए तो R0 1 है। लेकिन अगर R0 अगर आज 100 है, कल 150 है, तो R0 1 से ऊपर हो गया। मतलब हर दिन नए एडिशनल लोग आएंगे और डिस्चार्ज हॉस्पिटल से 7 से 9 दिन के अंदर हो रहा है, जो आज की दिन में देखा जा रहा है। तो इस वजह से अगर हमें मैथमेटिकल मॉडल्स को आप फॉलो करेंगे, अगर आज हम लॉकडाउन लगाएं तो 3 हफ्ते के अंदर आपको सीवियर नंबर्स ड्रॉप दिखेंगे। वो करना ही पड़ेगा जिस हिसाब से चीजें भाग रही हैं। और एट द सेम रेट हमें अपनी वैक्सीनेशन की पेस को 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना बनाना पड़ेगा। और उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल है, अगर गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल रही है, मैं प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और उसकी मास प्रोडक्शन हो। और अब तो फाइजर ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी टेक्नोलॉजी डिलीवर करने का भी ऑफर भारत सरकार को दिया और भी कंपनी आ जाएगी। इन्फेक्शन से बचाना भी है और दूसरी तरफ जितना टाइम है उसमें तेजी से वैक्सीनेशन हमें करना होगा, हमें तेज भागना होगा इस वायरस से। ये जो सबसे अहम बात धीरज कौल जी आपने बताया। डॉक्टर अंजार, ये बहुत देखा जा रहा है कि ये वक्त बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। इंडियन स्ट्रेन डबल म्यूटेंट की जो बात हो रही है, कई ऐसी कहानियां हम अपने अगल बगल ही सुन रहे हैं जिन्हें वक्त ही नहीं मिला। 4 दिन, 5 दिन और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में किस तरह से कैलकुलेट करें अपनी स्थिति को? यही कहा जा रहा है कि खुद को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको फीवर आ रहा है, कोई भी सिम्टम्स हैं, तो खुद को ऑब्जर्व कीजिए। क्या ऑब्जर्व करना चाहिए किसी को भी, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, एल्डरली हो, यंग हो, बच्चा हो? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, सेकेंड या थर्ड स्ट्रेन पहले के मुकाबले में इसकी 60 से 70% फैलने की क्षमता ज्यादा होती है। और अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं सिम्टम के पक्ष से, अगर हमें पहले दिन फीवर, जुकाम, खांसी या हल्का भी बॉडी एक है, लूज मोशन, डायरिया, क्योंकि अब मिक्स सिम्टम्स आ रहे हैं इसके,
तो हमें पहले दिन से ही क्वारंटीन होना चाहिए। पहले दिन दूसरे दिन वेट एंड वॉच करें मैम, टेम्परेचर चार्टिंग करें और एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे मैम, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करते रहें कि 95-94 से नीचे ना जाए। और अगर सिम्टम डे फ्री होता है, हमें फीवर परसिस्टेंट हो रहा है, तो एक खांसी बढ़ रही है और हल्का हल्का सांस फूल रहा है, तो हमें अर्जेंट में कोविड की टेस्ट और उसके साथ साथ सीटी स्कैन भी करा लेना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर आपकी कोविड की टेस्ट निगेटिव आ जाए तो हमें सीटी स्कैन में पता चल जाएगा कि आपके नमूनिया बन रहा है। मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट डे से लेके 12 या 13 दिन तक हमारे लिए पूरा कोविड का प्रोटोकॉल सबसे हैवी दिन होते हैं। फर्स्ट डे से सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स लेस अगर इंसान होना शुरू होता है तो 13 या 14 दिन के बाद होना शुरू होता है। इस हफ्ते 10 दिन 12 दिन का हमारा जो सोशल पीरियड है ये बहुत टफ होता है। हमें इसको ही मेजर करना है। 1-2 दिन होम आइसोलेट रहें, टेम्परेचर चार्टिंग करें, सैचुरेशन मॉनिटरिंग करें। तीसरे चौथे दिन अगर हमें फीवर परसिस्टेंट सिम्टम्स परसिस्टेंट हो रहे हैं और प्रोग्रेसिव हो रहे हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने सीटी स्कैन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमारे इंफ्लेमेटरी मार्कर होते हैं IL-6, D-डायमर, फेरिटिन, उनको कंटिन्यू करें। और मेडिकेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ मेडिकेशन हम चेस्ट के लिए 4 डे से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फीवर के लिए काल्पोल, विटामिन C, विटामिन D और मल्टीविटामिन का सेवन करते हैं। जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। एक बार मैं फिर डॉक्टर BL शेरवाल आपके पास आना चाहूंगी और ये हमें समझाइए कि अगर फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा है, लगातार फीवर आ रहा है और ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है, ऑक्सीमीटर अब ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, अचानक घर में अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो क्या करना चाहिए ऐसे मरीज को? क्योंकि आप जानते हैं हमारे हॉस्पिटल्स पे बहुत प्रेशर है, हर कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए ये बहुत मुश्किल सी स्थिति बन गई है। अब क्या करना चाहिए अगर ऑक्सीजन लेवल गिरता है? मैं आपके पास आती हूं सर, ऑडियो आपका सही तरीके से नहीं पहुंच रहा हम तक। मनोज जी, क्या करना चाहिए अगर अचानक से देखें कि लेवल जो है ऑक्सीजन का वो नीचे गिर रहा है? सबसे पहले क्या करना चाहिए मरीज को और उसके साथ जो तीमारदार है उसको क्या स्टेप पहले लेना चाहिए? प्रोन लेटकर अपना थोड़ा डीप वेंटिलेशन करके थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। बट ये मोमेंट है जहाँ कि आपको हॉस्पिटल की तरफ जाने के सोचना चाहिए। अब हॉस्पिटल जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो लिमिटेशन है वो क्योंकि कहीं बेड या ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जहाँ तक बात है प्रोन वेंटिलेशन से, उससे हो सकता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, बट ये आपके को HRCT भी कराना चाहिए, आपको CT स्कैन चेस्ट का कराना चाहिए। अगर माइल्ड स्कोर्स हैं तो घर पे ऑक्सीजन का इंतजाम करके कर सकते हैं, नहीं तो अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी ड्रग्स हैं, चाहे रेमडेसिविर है, टॉर्सिलिजुमेब है, इन सब चीजों की कोई बहुत प्रूवन एफिकेसी नहीं है, बट मॉडरेट टू सीवियर केसेज में इसको देना चाहिए। बट स्टेरॉइड, एंटीकोगुलेंट ये बहुत जरूरी है, ये टाइम से मिलना चाहिए और ऑक्सीजन तो मतलब मूलभूत है ट्रीटमेंट का। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि नए स्ट्रेन में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे यंग कोविड है जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस चीज को जब तक ये डेटा में आए, पीयर रिव्यू जर्नल में आए और इसको फॉलो किया जाए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को, यंग लोगों की जो मौत हो रही है, बहुत सारी चीजें एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। तो एंटीकोगुलेशन और प्रॉपर हॉस्पिटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि लोग पैनिक हो जाते हैं, ये रियल रिक्वायरमेंट है, ये कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है। बहुत अहम जानकारी आप लोगों ने दी है, बल्कि इसे आई ओपनर सेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी अहम बातें थी वो हमने इस चर्चा में शामिल की न्यू इंडियन स्ट्रेन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BL शेरवाल, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर सुनीला गर्ग और डॉक्टर अंजार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारी हमें देने के लिए। चलिए हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।